क्या जी? नहीं, ईद से पहले सेक्रिफिकेशन से मुराद ये है कि देखें, आप लोग माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग पढ़ाई करें, अपनी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। अब आज है कि मैं आपको सिर्फ कहूँगा ना पढ़ाई करें, टाइम वेस्ट ना करें, आपको आपके जिन में कैसा टीचर है जो मैं कैसी जो है वो तलकीनें कर रहा है। तो बात यह है कि अगर जो चीज़ आपको चाहिए ना ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ इंसान को चाहिए होती है, हर इंसान जस्तजू के लिए ज़िंदगी गुजारता है। देखो, अगर जस्तजू ना होती तो ज़िंदगी में इतनी इनोवेशंस ना होती। आज हम यहाँ बैठे बैठे गर्मी के अंदर भी ठंडी हवा ले रहे हैं, तो जस्तजू थी कि एसी इवेंट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद सिविलाइजेशन अगर आप देखते हैं आप डिफरेंट दौर को देखते हैं, तो हर दौर से अगला दौर बेहतर आना शुरू हो गया, कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि इंसान की नेचर इस तरह की है, फितरी तौर पे इंसान इस तरह का है कि इंसान हमेशा नई सी नई चीज़ की जस्तजू करता है। इंसान की जस्तजू कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब ये क्लास से पहले में से किसी बच्चे ने सवाल किया कि आप जो है ना वो मुल्क से बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं करते। मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। मेरे बैच के तकरीबन 100% लड़के जो है ना वो बाहर सेटल हो चुके हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग यूके, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड अमेरिका, इन कंट्रीज़ के अंदर जाके उन्होंने अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश की है। लेकिन बात यह कि सेटल डाउन क्या होती है, सेटल डाउन हमेशा आपके यहाँ पे होती है, तसल्ली सिर्फ यहाँ पे होती है। बात यह है कि आज आप में से आधे कुछ लोग पैदल आते होंगे, कुछ लोग ऊबर पे आते होंगे, कुछ लोग बाइक पे आते होंगे। अब हर इंसान के पास एक अपने गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, गिवन सिचुएशंस हैं। आज फॉर एग्जांपल कि मैं पैदल आता हूँ ना, तो मुझे जस्तजू होगी साइकिल मिल जाए। ऊबर पे आता हूँ तो मेरी जस्तजू होगी कि मुझे कोई अपनी कन्वेंस मिल जाए। जब वो चीज़ अचीव हो जाएगी ना, तो फिर अल्टीमेटली आपकी डिज़ायर नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत क्या है, जस्तजू करने वाली। फिर करेंगे क्या? फॉर एग्जांपल कि आज गाड़ी ले ली मैंने, मेरे दिन में आ गया यार मेरे पास 13,000 सीसी गाड़ी है, 1300 सीसी आनी चाहिए। 1300 सीसी आ जाएगी, मैं कोशिश किसी करूँगा 1800 सीसी की। 1800 सीसी आ जाएगी, फिर मेरे जहन में क्रूज़र्स आ जाएंगे, फिर मेरे जहन में एसयूवीज़ आ जाएंगी, बड़ी गाड़ियाँ आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इंसान जस्तजू करते रहता है, अपने आप को कभी भी किसी चीज़ के ऊपर मुतमईन नहीं कर सकता। आप 1 रुपया कमा लें, ज़िंदगी फिर भी गुजर जाती है। आप 1 लाख रुपया कमा लें, ज़िंदगी फिर भी गुजर जाती है। आप मिलियन ऑफ रुपीज़ कमा लें, आपकी ज़िंदगी फिर भी गुजर जाएगी। ज़िंदगी गुजर जाती है, ज़िंदगी रुकती नहीं है। इसको गुजारने के लिए हम खुद ही इस ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं और इस ज़िंदगी को हम खुद ही बुरा बनाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। 2017 में मेरे आर्टिकल ख़त्म हुए थे, ठीक है। कितनी पुरानी बात है, कोई 6-7 साल पुरानी बात होगी। जब आर्टिकल ख़त्म हुए थे तो मेरा स्टाइपेंड 22,500 था। 2013 में मैंने आर्टिकल स्टार्ट किए थे, पहले 6 महीने इंटर्नशिप पे मुझे 8500 मिला पर मंथ। जैसे आर्टिकल रजिस्टर हुए 11,800। आर्टिकल रजिस्टर होने के बाद, बल्कि सॉरी 2500 मिलता था आर्टिकल रजिस्टर होने से पहले। आर्टिकल रजिस्टर होने के बाद ICAP का स्टाइपेंड मिला, कितना होता है? 11,000, 12,000, उसका 13,000 हो गया था। अब कितने हैं? 19,200। अब 3.5 साल उस एक स्टाइपेंड की ब्रैकेट के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी गुजरी। फीसें भी दी, अपने आप के ऊपर भी खर्चा किया, मतलब खाने पीने भी उसमें से खाए। क्या हुआ था उसमें? क्या ज़िंदगी नहीं गुजरी थी? या आज आप ज़िंदगी गुजारे हैं तो क्या ज़िंदगी नहीं गुजरी? चाहे आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपये है, 3 रुपये हैं, 10 रुपये, 50 रुपये, 100, ज़िंदगी तो आपकी गुजर रही है। आज आप कहें अपनी ज़िंदगी से कुछ हद तक मुतमिन है, कुछ चीज़ की जस्तजू है। आर्टिकल ख़त्म हुए, पहली जॉब लगी 55,000, ठीक है जी। कोई 5-6 महीने मैंने 55,000 पे काम किया। फिर मेरे जंप लगा 100+ के ऊपर, फिर जंप लगा थोड़ा और ऊपर, फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर जंप लगते लगते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर चला गया काम। बात क्या है कि जस्तजू कभी ख़त्म होती है? जस्तजू तो नहीं ख़त्म होती। आपने अपने आप को तसल्ली खुद देनी है। मैं हमेशा ना काफ़ी एग्जांपल देता हूँ। ये आपके ये हाथ है, इसको यहाँ पे रख लें।
ये क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन है। क्या है मेरी? कितनी देर देख सकते हो इसकी तरफ? देखो ना, मेरा जो लेवल है वो क्या है? ये है, ये स्टेट मेरा लेवल है। अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को यहां पे रखूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? थक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी हिम्मत से ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई। तो कितनी देर मैं इसको देख सकता हूं? थोड़ी देर के लिए। मैं इसके ऊपर क्या कर जाऊंगा? एग्जॉस्ट कर जाऊंगा। जब मैं एग्जॉस्ट करूंगा तो मेरे अंदर पैनिक आएगा। मेरे अंदर जब पैनिक आएगा तो फिर मैं अपने पैनिक को इजहार करने के लिए डिफरेंट इमोशनल रिएक्शंस दूंगा। जब मैं अपनी लाइफ में इमोशनल रिएक्शंस दूंगा तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? फिर मैं लड़ाई झगड़े में जाऊंगा। हो सकता है कि अगर मेरी फाइनेंशियल नीड्स हैं तो मैं फिर क्या करूंगा? फिर मैं कुछ अनफेयर मीन्स के थ्रू पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये लेवल अचीव करना है और मैं इस लेवल को अचीव करने के लिए क्या नहीं हूं? काबिल नहीं हूं। लेकिन मैंने अचीव क्या करना है? ये। अब इस लेवल से इस लेवल पे जाने के लिए मुझे जो तगदो करनी पड़ रही है, जो मुझे अपने आप के ऊपर जुल्म करना पड़ रहा है, उससे मेरी पर्सनैलिटी डिटोरिएट हो रही है। मैं अनफेयर मीन्स के साथ पैसा कमाना शुरू कर दिया। मैंने हलाल हराम की तमीज़ छोड़ दी है। अब उसका रेपरकेशन क्या है? आपके ऊपर इम्पैक्ट, आपके एहलो एयाल पे इम्पैक्ट, आपकी आने वाली जनरेशंस पे उसका इम्पैक्ट। और अल्टीमेटली अल्लाह ताला की ज़ात भी कहती है ना कि इंसान के दिल के ऊपर एक धब्बा लग जाता है। कब? जब इंसान कोई गलत काम करता है। जब दूसरा गलत काम करता है तो एक और धब्बा लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करता दिल पूरे का पूरा क्या हो जाता है? काला हो जाता है। फिर उस इंसान को गलत और ठीक की तमीज़ क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। उसके लिए गलत भी क्या होता है? ठीक। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है यहाँ पे? कभी आपने सोचा है कि अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे रखूँ? अब देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी सही नॉर्मल वे में गुजार रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे लेवल के बराबर है या लेवल से कम है। जिसे कहते हैं चादर देख कर पाँव फैलाने वाली बात। क्यों? क्योंकि भाई जितना है उसमें गुजारा करें। मेरे पास लाइफ एग्जाम्पल है अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोगों की। वन ऑफ द बिग 4 फर्म आर्टिकल कंप्लीटेड स्टूडेंट्स विद 5 to 6 पेपर पासिंग फॉर द फाइनल एग्जाम्स। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुई? लोगों ने अपने दायरा कार से बढ़कर अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को रखा। एक स्टेज लाइफ के अंदर आती है जब इंसान की चीज़ें क्या हो जाती हैं? एक्सप्लोड होती हैं। फिर क्या हुआ? आपने आर्टिकल्स में गाड़ी रख ली। क्यों जी? सिर्फ स्टेटस को बरकरार रखने के लिए कि मैं सीए कर रहा हूँ, लोगों को पता चलना चाहिए। मेरी गुंजाइश थी 50,000 रुपये की, मैंने खर्चे रख लिए 1.5 लाख रुपये के हिसाब से। क्या करूँगा? कभी माजद से बारो करूँगा, कभी इससे बारो करूँगा, कभी इससे बारो करूँगा। और जब मेरे सारे सोर्सेज बंद हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? अनफेयर मीन्स की तरफ जाऊँगा। अगर अनफेयर मीन्स की तरफ मैं नहीं जा सकता, मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ बार्स हैं, कुछ हर्डल्स हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाऊँगा। फिर मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगी और मेरी लाइफ क्या हो जाएगी? तबाह हो जाएगी। तो ज़िंदगी के अंदर कभी भी आप अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ करके चीज़ों की ख्वाहिश न रखें, बल्कि उस चीज़ की ख्वाहिश रखें जो आप अचीव कर सकते हैं और जिसको अचीव करना चाहिए। बाहर जाके लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, पीआर मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंट मिल जाएगी, पासपोर्ट मिल जाएगा। अब क्या हम नुकसानात को देखते हैं? क्या फैमिली वैल्यूज़ रहेंगी? आज आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर में अपने माँ बाप को टाइम देते हैं, जिनके माँ बाप याद है, जिनके याद नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर जाके अपने माँ बाप को टाइम देते हैं? तकरीबन जो हॉस्टलों में या फ़ोन पे बात कर लेते होंगे। आप माँ बाप से इन टच हैं, 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, आपको उनका एहसास है, आप उनके लिए सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैंने क्वालिफाई करना है तो मैंने उनके लिए कुछ करना है, सोचते हैं ना? आज आप क्या हैं? आप उनके बच्चे हैं, अपने माँ बाप के। इस तरह से एक आपकी भी आगे जनरेशन आएगी। आप ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ ही नहीं है, जहाँ पे इस्लामिक दार ही नहीं है। चलो यार, बुरा ही मुल्क सी हमारा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर 100 बुराइयाँ होंगी तो एक अच्छाई भी होगी। वो एक अच्छाई शायद 100 बुराइयों से ऊपर होगी। वहाँ पे हो तो यहाँ, वैसे यहाँ पे भी यही रहा है, ओल्ड होम एज बन गए हैं, माँ बाप को वो लोग ओल्ड होम एज में छोड़ आते हैं। हो तो यहाँ पे भी किया है वो स्ट्रक्चर, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा है। अगर बाहर के मुल्कों में 80% है तो यहाँ पे 10% होगा। और 10% कौन लोग होंगे?
जो बाहर जिनके माँ बाप होते होंगे, जिन्होंने उनको बाहर लेके गए होंगे। उस दिन मैं ना एक कॉलम पढ़ा था, तो उसमें एक किसी ना वकील की डिस्कशन थी। वकील भी कौन से इलाके का था भला, मलकवाल और मंडी बौलदीन के दरमियान किसी इलाके का था। ठीक, वकील की स्टोरी पढ़ा था मैं। वकील बड़ा जो ना एक जानदार किस्म का वकील था। उसको झूठे केस को सच्चा करना और सच्चे को झूठा बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं होता था। और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसने बड़े केस लड़े और कई ऐसे फांसी के मुलजम थे जिनको उसने बरी करवा दिया, और कई ऐसे झूठे लोग थे जिसको उसने फांसी दिलवाई। इन जिनका कसूर नहीं था उसको क्या किया, उसने फांसी दिलवा दी, क्योंकि उसकी बात चलती थी और लोगों से वो पैसा लेता था। अल्टीमेट ब्लैक मनी लेता था ना, हराम का पैसा लेता था और उसके बाद उनके डिसीजन करवाता था। अपनी ज़िंदगी के अंदर उसने बहुत ऐसे डिसीजन करवाए और लोगों की टांगें कांपती थी उसके पास। कोई भी मतलब केस उसके पास लग जाता था तो मुखालिफ पार्टी की टांगें कांपती थी। जब वकील साहब एक ख़ास उम्र को पहुँचे, जब उनकी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस, जारी बात है एक हद तक ही चल सकती है, उसको प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। उसके बाद हाथों मेरे शाह आ गया, आँखों की बनाई जाना शुरू हो गई। उन्होंने क्या किया, बल्कि अपनी जवानी में ना अपने बेटे को बाहर भेज दिया। अब बेटा बाहर है, ठीक है, बाबा जी इधर है, बाबा जी का जोबन ख़त्म हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता बाबा जी क्या होते जा रहे हैं, बिल्कुल ही ख़त्म, ज़ईफ़, चारपाई पे लगने वाले हो गए। एनी जी, बेटा आता है कभी कभार, बेटे ने उनके लिए जनाब एक दो नौकर रखवा दिए, दो तीन मेड्स रखवा दी, घर सेट सुट करवा के फिर चला गया। अब मैं बताने का मकसद क्या है कि हराम की कमाई किस तरह से ट्रैवल करती है फिर नीचे। बाबा जी बिल्कुल बिस्तरे मर्ग में, बेटा अपनी बेगम के साथ जो है वो पाकिस्तान विज़िट करता है। उसको पता चलता है कि अब्बा जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन के अंदर है। चला गया घर गया तो जाके देखा जहाँ पे वालिद है वहाँ पे स्मेल ही स्मेल है यूरन्स की। वहाँ पे बाकी जो वेस्टेजेस इंसान की बॉडी से रिलीज़ होते हैं वो भी वहीं पड़े हैं। फिर इंसान जो है ना वो बिल्कुल एक नज़र उनको कुछ नहीं आता, सुनाई बस थोड़ा थोड़ा देता है। तो अब वहाँ पे ना वो बेटा जिस बेटे के लिए बाप इतना कुछ करके गया, बाहर बेटा दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, अंदर नहीं गया। उसके अंदर हिम्मत नहीं पा रही थी अंदर जाने की, बेटा होके। उसने क्या किया, अपने नौकर को कहा कि तुम ना अब बेटा बन के जाओ। खुद पीछे खड़ा है और बेटा बन के कौन जा रहा आगे, नौकर। और नौकर जाके उसको हाथ कहता है और बाप उसी नौकर को ही प्यार करता है, उस नौकर को ही कहता है कि जनाब वाला ये मेरे बेटा है। तो वो किधर गई वो ऐशो इशरत, वो किधर गई वो चीज़ें जिसके लिए इंसान ने इतना कुछ किया। ये वही औलाद है जिसके लिए उसने लोगों से पैसे लेकर उसको बाहर भिजवाया होगा। ये वही औलाद है जिसको उसने हराम का नवाला खिलाया होगा। ये वही औलाद है जिसको उसने पाल पोस के बड़ा किया होगा। लेकिन वो सोर्सेस क्या थे, वो सोर्सेस सारे हराम के थे। आज वो किसी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा। आज वो नौकर क्या बन के गया, बेटा बन के गया है। बेटा कहाँ पे खड़ा है, बाहर खड़ा है। 10 मिनट से ज़्यादा बेटे ने वहाँ पे टाइम नहीं गुजारा। 10 मिनट के बाद बेटा वापस चला गया। तो जब इस तरह की आप अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, इस तरीके से आप अपने आप को लेके चलेंगे, तो अल्टीमेटली आपको वो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। वो इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में मिल जाएगा आपको। कई दफ़ा दुनिया में रिजल्ट मिल जाते हैं, कई दफ़ा दुनिया में नहीं मिलते, तो उसका आखिरत में आपको बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो बेटा ये चीज़ होती है कि हमेशा आपने इंशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाना है, आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। एक बात हमेशा मेरी बात अपने बांध के रखनी है, दुनिया का जितना मर्जी पैसा आपको मिल जाए हराम तरीके से, आपने उसको नहीं एक्सेप्ट करना। मैं सही बता रहा हूँ, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि जितनी इंतहा ही नहीं है। आप चाहेंगे ना कि आप मिलियन ऑफ रुपीज़ इन सर्टेन डेज कमा लें, तो आप कमा लेंगे। एक किसी कंपनी का टैक्स का केस आप लगवा लेना, तो उसकी जो रिश्वत होती है वो कम से कम 10% के बराबर होती है टोटल डिमांड के। फॉर एग्जांपल कि अगर 1 अरब का केस है ना, तो 10 करोड़ पे उसकी क्या होगी, 10 करोड़ पे क्या होगी, उसकी रिश्वत होगी। अब क्लाइंट को आप कहेंगे कि भाई 15 करोड़ रुपये की रिश्वत है, आगे आपने की 5 करोड़, तो 10 करोड़ किधर गया, आपकी जेब में गया। तो क्या है ये, हराम की कमाई है। क्या है ये, हराम की कमाई है।
मैं सही बता रहा हूँ, आपको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन एक बात बेटा आपने हमेशा याद रखनी है कि हराम के करीब आपने नहीं जाना। हराम जो है इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों आप हराम की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होंगी, जब वो अचीव नहीं हो रही होंगी, तो आपकी पैनिक क्रिएट्स होंगे। जब पैनिक क्रिएट्स होंगे तो आपके अंदर एक इस्तराब पैदा होगा। जब इस्तराब आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आप अपने आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। पहले आप अपने इमोशंस को मारेंगे, फिर आप अपने वैल्यूज़ को मारेंगे, फिर आप उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक करैक्टरिस्टिक्स को मारते मारते उस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे कि जब आपको हलाल और हराम की तमीज़ क्या नहीं लगेगी, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आप हराम ले रहे होंगे लेकिन आप हराम को क्या कह रहे होंगे, हलाल है। क्यों? क्योंकि पहला दब्बा लगा था, दूसरा दब्बा लगा था, तीसरा लगा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपका दिल पूरा क्या हो गया था, काला। अभी आज आप इस स्टेज के ऊपर नहीं कमा रहे कुछ, अगले 3.5 साल भी कुछ नहीं कमाना, लेकिन 3.5 साल के बाद जब आपने अपनी आगे प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी है, उसमें आपके पास कमाने के मौके मिलेंगे और हो सकता है कि कईयों को ड्यूरिंग द आर्टिकल ही मिल जाए। ये डिपेंड कर रहा होता है। तो बेटा आपने हमेशा अपनी वैल्यूज़ को, अपनी इक़दार को, अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखना है, वरना ज़िंदगी के अंदर जलील और रुसवा होने के अलावा कोई चारा दूसरा बचता नहीं है। ठीक है जी, बात समझ आइए आपको या नहीं आई समझ? तो हमेशा ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है और उस तरीके से ही आपने लेके चलना है। ये दूसरी रीज़न थी बाहर ना जाने की। ठीक है, तीसरी रीज़न लस्ट। पैसे की कदर जो होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा आपकी बढ़ती है। आपने इकोनॉमी के अंदर मार्जिन ऑफ यूटिलिटी का एक्सेप्शन में पढ़ा होगा, पढ़ी है ना इकोनॉमिक्स आपने? नहीं पढ़ी? FSE में तो पढ़ी है ना, ICOM में तो पढ़ी है ना। बायो सर के साथ एग्जाम होगी। अच्छा, जिन्होंने पढ़े उनको मार्जिन ऑफ यूटिलिटी का तो कॉन्सेप्ट पता है ना, जिन्होंने नहीं पढ़े वो एक दफ़ा जाके देख लीजिएगा मार्जिन ऑफ यूटिलिटी क्या होती है। कुछ चीज़ों के ऊपर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता, जहाँ पे चीज़ें कुछ स्पेसिफिक नेचर की हो। फाजिल मनी, पैसे के ऊपर मार्जिन कभी आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। 1000 आ जाए, 2000 की जगह 10, 20, 50, 60, तो आपकी वो हमेशा डिज़ायर बढ़ती है। एनीवे जी, तो अब आज हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उसको उसकी ख्वाहिश रखना गलत है, गलत तरीके से अर्न करने की ख्वाहिश रखना गलत है। एनीवे जी, आज हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं हमारे सेल्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा इस तरह। नहीं, मैं किताबें पढ़ने का शौक रखता हूँ बहुत ज़्यादा। सेल ऑर्डर, गुड डिस्पैच एंड इनवॉइसिंग, ये 3 चीज़ें जी। एक्सप्लेन एनी 5 डेफिशिएंसी इन द सेल सिस्टम, कोई 5 डेफिशिएंसीज आपने आइडेंटिफाई करनी है सेल सिस्टम के। प्लीज रिकमेंड टू एड्रेस ईच ऑफ दीज डेफिशिएंसी, और उसको आप किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं उसके बारे में आपने बताना है। Reclon company sells football to a range of large and small sports equipment retailers in several countries. कोई फुटबॉल बेचने की कंपनी है जी। सेल्स आर मेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेल्स स्टाफ एम्प्लॉयड बाय Reclon कंपनी। हम जो अपनी सेल्स करते हैं किसके थ्रू करते हैं जी? सेल्स स्टाफ, जो नेटवर्क ऑफ सेल्स स्टाफ, यानी कि जो हमने क्लस्टर के तौर पर लोगों को हायर किया हुआ है। बट न्यू कस्टमर लीड्स आर जनरेटेड थ्रू अ थर्ड पार्टी कंपनी। तो हमें जो लीड्स देते हैं, यानी कि हमें जो कॉन्टैक्ट्स देते हैं, वो कौन देता है जी? थर्ड पार्टी की तरफ से हमें लीड्स आती हैं। सेल्स स्टाफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग न्यू कस्टमर, क्रेडिट वर्दीनेस एंड प्रपोजिंग क्रेडिट लिमिट इज देन ऑथराइज्ड बाय द सेल्स डायरेक्टर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम लग रहा है? यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का इशू लग रहा है कि सेम एक ही डिपार्टमेंट जो है वो असेस करता है न्यू कस्टमर्स को, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करता है और उनकी लिमिट को क्या करता है? अप्रूव कर देता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेपरेट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। एक रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करे, फिर एक जो डिपार्टमेंट है वो रिकमेंड करे, और तीसरे डिपार्टमेंट क्या करे? उसको अप्रूव करे। द सेल्स स्टाफ हैव मंथली सेल्स टारगेट एंड आर एबल टू यूज देयर डिस्क्रिशन इन ग्रांटिंग सेल डिस्काउंट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10%। जो सेल्स स्टाफ है उनके पास पावर है कि अपनी मर्जी के साथ 10% तक का क्या दे दे,
सेल डिस्काउंट दे दें। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी कंट्रोल्ड एफिशिएंसी आ रही है कि जो कस्टमर्स हमारे आते हैं हम उनके साथ जो टर्म्स डिसाइड करनी हो वो प्रॉपर एग्री टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रूव्ड प्राइस लिस्ट उसके बेसिस पे होना चाहिए, और डिस्काउंट्स अलोकेट करने की पावर भी प्रॉपर ऑथोराइजेशन के बाद होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम उस थ्रेड के पॉइंट से नहीं जा रहे, हम कंट्रोल की डेफिशिएंसी के पॉइंट से जा रहे हैं अभी। देख देन रिकॉर्ड, बेटा दोबारा पढ़ लेंगे सवाल को, ये तो पढ़ते हैं ना, आप अपनी डायरेक्शन सेट करें जो आपको लगता है। आपको क्या लगता है यहाँ पे ये बात क्या कर रहा है, यूज देयर डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से, यानी मैं जिसको चाहूँ दे दूं। अब इससे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपके साथ एक कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं आपको कहूँगा भाई आप जो है वो 100 रुपये की चीज़ है, आप ना 85 रुपये की उठा ले, बुक्स में 85 रुपये की आपको सेल शुरू कराता हूँ, लेकिन बाद में आपने 7 रुपये मुझे दे देने। अगर मैं सारों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ या हर एक को एक जैसे ही डिस्काउंट देता हूँ तो फिर तो समझ आती है, जब मैं आपको डिस्काउंट देकर दरमियान से पैसे निकालूंगा तो वो गलत है ना। ये भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, समझ आ गया ना बात, ठीक हो गई। दे देन रिकॉर्ड एनी डिस्काउंट ग्रांटेड इन द कस्टमर मास्टर फाइल, मास्टर डेटा फाइल। एक्सेस राइट्स की ग्रांटिंग टू द मास्टर डेटा फाइल इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन। देखो वो क्या कह रहा है, दे देन रिकॉर्ड एनी डिस्काउंट ग्रांटेड इन कस्टमर मास्टर डेटा फाइल। तो मास्टर डेटा की तो एक्सेस चंद लोगों के पास होनी चाहिए, और उसके अंदर जो चेंज है वो भी प्रॉपर्ली ऑथोराइज होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो डिस्काउंट अपनी डिस्क्रिप्शन से दे रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि डिस्काउंट अनऑथोराइज इस तरीके से दे दें कि जिसमें वो अपना कोई फेवरेबल एडवांटेज ले लें। दूसरा, दे हैव द एक्सेस टू द मास्टर डेटा फाइल। मास्टर डेटा फाइल के एक्सेस होने की वजह से यहाँ पे चांसेस क्या हैं कि किसी कस्टमर की डेटाबेस को चेंज कर दिया जाएगा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया जाएगा जिसके बारे में कंपनी अवेयर नहीं होगी, या हो सकता है कि और कोई पर्टिकुलर्स उसके चेंज कर दिए जाएं और इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया जाए जो बेसिकली चेंज ना करना वाली हो। ठीक है, तो यहाँ पे मास्टर डेटा की एक्सेस राइट का भी इशू यहाँ पे नजर आया। बात समझ आएगी आपको? The sales staff visit customer site personally and orders are completed using two-part pre-printed order form। और ये क्या होता है जी, 2-part pre-printed order form होते हैं, यानी कि 2 कॉपीज वाला जो होता है ना वो ऑर्डर फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नजर नहीं आई हमें, आगे बढ़ के पढ़ ले ठहरे। 1 copy is left with the customer and the other copy is retained by the sale person। एक कॉपी हम रख लेते हैं और एक कॉपी जो है वो सेल पर्सन को दे देते हैं, जो बंदा जिसने सेल परचेज करनी होती है उसको दे देते हैं। द सेल ऑर्डर नंबर इज बेस्ड ऑन द सेल पर्सन ओन आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेल ऑर्डर किसकी बेसिस पे बनाया जाता है, आईडी की बेसिस पे बनाया जाता है। हाँ भाई क्या इशू है यहाँ पे जी, दो कुछ बात की, और ये समझ आप समझ नहीं आई बेटा, ये कुछ और बात कर रहा है। जो सेल ऑर्डर के ऊपर नंबर है ना वो कस्टमर का आईडी डाल देते हैं हम, सीक्वेंशली नंबर होना चाहिए, यही बात मैं यहां पे कर रहा हूं। क्या होना चाहिए जी, नहीं, सेल ऑर्डर नंबर इज बेस्ड ऑन द सेल पर्सन ओन। हाँ, तो बेसिकली जो चलो ठीक है, ये तो उसकी सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नंबर होना चाहिए कि सेल ऑर्डर किस बंदे ने लिया। लेकिन बात यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है, सीक्वेंशली नंबर नहीं है। अगर सेल आईडी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं हो सके डुप्लीकेट सेल ऑर्डर बना दूं, हो सके मैं किसी सेल ऑर्डर के केस डिलीवरी ना करूं, हो सके मैं किसी एक सेल ऑर्डर के केस 2 दफा डिलीवरी कर दूं, क्योंकि मेरे पास सेल ऑर्डर का रिकॉर्ड प्रॉपर्ली सीक्वेंशली नंबर मौजूद नहीं है, और इस तरह से डुप्लीकेट हो सकते हैं, मिसिंग हो सकते हैं, और ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी आ सकती है। ये समझ आइए बात आपको, दोबारा पढ़ लें। द सेल स्टाफ विजिट्स customer site personally and orders are completed using 2-part pre-printed order form. 1 copy is left with the customer and the other copy is retained by the sale person. The sale order number is based on the sale person's own identification number। ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे सिक्वेंशली नंबर नहीं है और कोई भी नंबर हम डुप्लीकेट हो सकता है, मिसिंग हो सकता है, यहाँ पे ये इशू है जी। अब आप पूछें बेटा, वो तो डिस्पैच पे होता है ना, अभी तो सेल ऑर्डर ले रहे हैं, वो तो जब गुड्स डिस्पैच होंगी तब वो ओजीपी बनेगा ना, आउटवर्ड गेट पास। द कंपनी मार्केट्स इटसेल्फ ऑन बीइंग एबल टू डिस्पैच ऑल ऑर्डर्स विद इन 3 वर्किंग डेज। कंपनी अपने आप को मार्केट के हम 3 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लेते अपने ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए।
वंस द ऑर्डर इज टेकन, जब ऑर्डर ले लिया जाता है, द सेल पर्सन ईमेल द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड वेयर हाउस डिस्पैच टीम with the customer ID and sale order detail, and the form is a pick list is generated. Sequentially numbered dispatch good notes are completed and filed in the warehouse. जी ऑर्डर लिए बगैर अगर कोई चीज, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कह रहा है, उसको ऑर्डर्स की डिटेल भेजता है, वो कस्टमर ऑर्डर उसको नहीं भेजता। जब अगर कस्टमर ऑर्डर नहीं भेजा जा रहा तो मैं फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का ऑर्डर लिए ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई फिक्टिशियस सेल ऑर्डर बनवा दूंगा वहां पे और उसकी डिटेल बता दूंगा, तो कुछ ऐसी सेल हो जाएगी जिसके अगेंस्ट कोई सेल ऑर्डर हमारा जनरेट ही नहीं हुआ। और पहली बात, दूसरी बात ईमेल के ऊपर है, हो सकता है कि ईमेल के ऊपर जब उसने कोई चीज बना रहा हो तो उसके एडिट करके कोई चीज गलत आपको डिटेल भेज दी हो। बात समझ आई आपको या नहीं आई? जी नहीं, अगर बिल फर्ज अगर वो तो अगला काम है ना, वो तो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का काम है इंश्योर करना। देखो सेल ऑर्डर तो मैं लेता रहूंगा ना, सेल ऑर्डर तो आते रहेंगे आगे, तो वो सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है वो चीज़ों को मेंटेन करना। तो यहाँ मेरा नहीं ख्याल वो इश्यू से रेज होगा। दोबारा पढ़ लेते हैं। द कंपनी मार्केट इट सेल्फ ऑन बींग एबल टू डिस्पैच ऑल ऑर्डर्स विद इन 3 वर्किंग डेज। हम 3 दिन के अंदर जो है अपने ऑर्डर डिलीवर करते हैं, ये हम इसको क्लेम करते हैं। वंस द ऑर्डर इज टेकन, जब ऑर्डर ले लिया जाता है, द सेल पर्सन ईमेल द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड वेयर हाउस डिस्पैच टीम विद द कस्टमर आईडी एंड सेल ऑर्डर डिटेल्स। 2 बातें गलत हो रही हैं। एक किसको भेज रहा है वो, दूसरा किसको भेज रहा है, डायरेक्टली वो ऑर्डर कर रहा है कि भैया आप उसकी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उस ऑर्डर को किसी ने वैल्यूएट ही नहीं किया, दरमियान में किसी डिपार्टमेंट को चेक ही नहीं किया गया, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्यों भेज रहा है वो? फाइनेंस डिपार्टमेंट को तो डिटेल ऑफ रसीद भेजनी चाहिए उसको, नहीं, अगर पैसे आ गए हैं तो उसकी डिटेल भेजनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जो ईमेल के ऊपर हमारा डाटा सर्कुलेट हो रहा है उसके अंदर चेंज होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसके अंदर वो डिटेल्स भेज रहा है, ना कि वो सेल ऑर्डर की कॉपी भेज रहा है। ईमेल खाली कर रहा है ना, ये कल वाले सवाल में भी था। समझ आइए आपकी या नहीं आई? आगे कहता है जी, सीक्वेंशियल नंबर इनवॉइसेस आर जनरेटेड यूजिंग द पिक लिस्ट फॉर क्वांटिटीज एंड द कस्टमर मास्टर डेटा फाइल फॉर प्राइसेस। अब देखो बात क्या कि मास्टर डेटा फाइल के अंदर तो एक्सेस है, ऊपर उसने बताया था, तो चेंज भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेट हमारा सेल ऑर्डर के ऊपर एग्री हुआ था वही रेट हमारा यहाँ पे आना चाहिए इनवॉइस जनरेट करते वक्त। और दूसरा जो क्वांटिटीज हैं वो कहाँ से आनी चाहिए, डिस्पैच नोट से क्वांटिटीज आनी चाहिए, ना कि पिक लिस्ट से आनी चाहिए। हो सकता है कि जो फॉर दिन में 10 ऑर्डर मैंने लिए, 10 ऑर्डर को मैंने प्रोसेस किया, 10 ऑर्डर की क्वांटिटीज को मैंने एक लिस्ट पे डॉक्यूमेंट कर दिया। हो सकता है ऑर्डर क्वांटिटी डिफरेंट हो और डिस्पैच क्वांटिटी डिफरेंट हो, दोनों में फर्क हो सकता है। और हो सकता है कि मैंने जो है ऑर्डर क्वांटिटी हो 100 की हो, मैंने डिस्पैच 50 किया हो, लेकिन मैं आगे डिटेल किसकी भेज रहा हूँ, 100 की भेज रहा हूँ। बात समझ आई नहीं आई? आप लोग इतना कोई पार्टिसिपेटिव नहीं हो रहे। पिक लिस्ट क्या है? देखो 100 ऑर्डर्स आए, 100 ऑर्डर्स की बेस के ऊपर आपने क्या किया है, एक लिस्ट बना ली है किस चीज की, डिस्पैच की। अब ऑर्डर की डिटेल कुछ और है, लिस्ट के ऊपर कुछ और आपने डाल दिया, तो प्रॉब्लम आ गई ना वहां पे। अब आप अपनी इनवॉइस किस बेसिस पे बना रहे हैं, उस पिक लिस्ट की बेस पे बना रहे हैं। तो हो सकता है कि एक्चुअल जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो डिफरेंट हो और पिक लिस्ट की क्वांटिटी क्या हो, डिफरेंट हो। दूसरा, रेट कहां से आना चाहिए, सेल ऑर्डर से आना चाहिए। यहां पे रेट कहां से आ रहा है, मास्टर डेटा फाइल से आ रहा है, और मास्टर डेटा फाइल को चेंज करने के राइट्स भी हैं। वो कहां पे आता है, सेल ऑर्डर में। तो बाद में जो मैंने रेट देना कहां से देखना है, जो एग्री हो उसके साथ देखना है ना मैंने। Standard credit terms for customers are 30 days and the monthly basis sale invoices which are over 90 days outstanding are notified to relevant sale person to change payment directly with customer। तो वो बेसिकली यहाँ पे देखो वो क्या कर रहा है, सेग्रीगेशन ड्यूटी का फिर सेम यहाँ पे प्रॉब्लम आया जी कि सेम बंदा वही सारे काम भी आगे कर रहा है। ठीक है जी, पढ़ना सवाल को दोबारा आपने, ये तो दोबारा सवाल को पढ़ें जी। आप सिर्फ क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं और आप अपना जो है ना वो आंसर इसका खुद डिजाइन करते जाए, साथ लिखते जाए छोटा छोटा पॉइंट। सेल ऑर्डरिंग, गुड डिस्पैच एंड इनवॉइसिंग, 3 इश्यूज हमें से बताए हैं।
HC sells football to range of large and small sports equipment retailer in several countries. Sales are made through network of sales staff employed by HC. But new customers leads are generated through third party company. जो हमारी लीड्स हैं वो कहाँ से जनरेट होती है? थर्ड पार्टी के थ्रू जनरेट होती हैं. सेल्स स्टाफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द न्यू कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस एंड प्रपोजिंग द क्रेडिट लिमिट विच इज देन ऑथराइज्ड बाय द सेल डायरेक्टर. यहाँ पे एक प्रॉब्लम नजर आई हमें, यानी कि जो नया कस्टमर आता है उसको उसकी क्रेडिट वर्दीनेस भी सेल्स डिपार्टमेंट चेक करता है, उसको क्रेडिट लिमिट भी सेल डिपार्टमेंट देता है और उसका ऑथराइज भी कौन करता है? सेल डिपार्टमेंट ही कर रहा होता है. द सेल स्टाफ हैव monthly sale target and are able to use their discretion in granting sale discount up to maximum of 10%. यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है, क्योंकि उनको टारगेट्स दिए जाते हैं. जब टारगेट्स दिए जाते हैं तो उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए वो अनऑथोराइज अपनी पावर को यूज करेंगे टू ग्रांट मैक्सिमम डिस्काउंट्स. और यहाँ पे फ्रॉडुलेंट सेल की बुकिंग भी करवा सकते हैं. हो सकता है कि पहले किसी को डिस्काउंट देके माल उठवा दें, बाद में उसकी क्या कर ले, सेल रिटर्न करवा दें. तो ये पॉइंट भी आ सकता है जी. Then they record any discount granted in the customer master data file. यहाँ पे भी उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि मास्टर डेटा फाइल की एक्सेस मौजूद है, उसके अंदर चेंज कर सकते हैं. The sales staff visits customer site personally and orders are completed using two-part pre-printed order form. One copy is left with the customer and the other copy is retained by the salesperson. The sale order number is based on the salesperson identification number. तो यहाँ पे हमने sequential number वाले पॉइंट को डिस्कस किया कि वो ठीक नहीं हो रहा, ऑर्डर्स प्रॉपर्ली नहीं बन रहे, ऑर्डर्स की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही. द कंपनी मार्केट इटसेल्फ ऑन बीइंग एबल टू डिस्पैच ऑल ऑर्डर्स विद इन 3 वर्किंग डेज. वंस द ऑर्डर इज टेकन, द सेल पर्सन ईमेल द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड वेयर हाउस डिस्पैच टीम विद द कस्टमर ID एंड सेल ऑर्डर डिटेल एंड फॉर्म दिस अ पिक लिस्ट इज जनरेटेड. ठीक है जी, तो वो पिक लिस्ट के साथ भेजता है. सिक्वेंशियली नंबर्ड गुड डिस्पैच नोट्स आर कंप्लीटेड एंड फाइल्ड इन द वेयर हाउस. अब सिर्फ यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर रख रहा है वो डिस्पैच नोट. डिस्पैच नोट को उसको कहाँ भेजना चाहिए? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए गेट के ऊपर. जब डिस्पैच नोट की बात की थी मैंने, तो मैंने क्या कहा था कि जो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, जो वेयर हाउस डिपार्टमेंट जो डिस्पैच नोट बनाता है, उसकी एक कॉपी अपने पास रखता है, दूसरी कॉपी गेट पे भेजता है, तीसरी कॉपी कस्टमर को भेजता है. तो यहाँ पे ना गेट पे गई ना कस्टमर के पास गई. प्रॉब्लम क्या आ सकती है? हो सकता है कि कुछ ऐसी गुड्स आपकी प्रीमिसेस में से निकल जाएं जिनके रिगार्डिंग गुड डिस्पैच नोट बना ही ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास एक्सेस ही नहीं है गुड डिस्पैच नोट्स की. ये बात समझ आई आपको? समझ आ रही है? सिक्वेंशियली नंबर इनवॉइसेस आर जनरेटेड यूजिंग द पिक लिस्ट. तो पिक लिस्ट जो है वो बेसिकली एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ऑफ द होल ऑर्डर्स फॉर द डे. हालांकि इंडिविजुअल सेल ऑर्डर की बेस के ऊपर इंडिविजुअल इनवॉइस बननी चाहिए, पिक लिस्ट की बेस के ऊपर इनवॉइस नहीं बननी चाहिए. हो सकता है पिक लिस्ट की डिटेल ही गलत हो. दूसरा क्या कहते हैं, कस्टमर मास्टर डेटा फाइल प्राइसेस. और प्राइसेस भी कहां से ली जा रही हैं? मास्टर डेटा फाइल की, जिसके अंदर चेंज राइट, एक्सेस राइट सबके पास मौजूद है. स्टैंडर्ड क्रेडिट टर्म फॉर कस्टमर्स आर 30 डेज. 30 दिन का स्टैंडर्ड क्रेडिट टर्म होता है. एंड ऑन मंथली बेसिस सेल इनवॉइसेस व्हिच आर ओवर 90 डेज आउटस्टैंडिंग आर नोटिफाइड टू द रेलेवेंट सेल पर्सन टू चेज पेमेंट. 30 दिन का क्रेडिट टर्म है, तो हमें फॉलो कब करना चाहिए? 30 दिन के बाद करना चाहिए. यहाँ पे फॉलो कब कर रहा है? 90 डेज के बाद कर रहा है. तो ये भी प्रॉब्लम है. देखिए दूसरी दफा सवाल पढ़ा तो दो नई चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली. इस समय 30 दफा पढ़ूंगा तो हो सकता है एक और चीज निकल है. यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं. एक प्रॉब्लम है सेग्रीगेशन ड्यूटी का, दूसरा प्रॉब्लम किस चीज का है कि क्रेडिट डेज कितने हैं आपके? 30 दिन के. आप चेज कौन सी इन्वेस्ट करवाते हैं? जो 90 दिन पुरानी हो. तो दरमियान 60 दिन वाली जो इन्वेस्ट आउट ड्यू उसको आप क्या करते हैं? वो उसको फॉलो अप ही नहीं करते, तो कभी भी नहीं कोई देगा. अब देखिए पहले पढ़ा था तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई, दूसरी दफा पढ़ा अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई. मुझे भी इसका सोल्यूशन नहीं पता, ये भी बच्चा लेके आया. ऐसे नहीं है भाई, ये समझे जिसने आपके लिए नया क्वेश्चन इसलिए मेरे लिए नया क्वेश्चन. अब जरा इसका आंसर देख लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जी. New customer credit worthiness is assessed by sale person who set credit limit which is authorized by the sale director. The sales staff have sale target and hence may suggest. अच्छा ये यहाँ पर उसने खुद ही कह दिया कि new customer should be complete a credit application which should be checked through a credit agency third party के through. मैंने कहा था credit department with a credit limit set once authorized by sale director. The limit should be entered in the system by the credit controller. तो ये सेम यहाँ पे segregation of duty वाला कॉन्सेप्ट था, वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया. The sales staff have sale targets जो मैंने बात की थी and hence may suggest that new customer are credit worthiness simply to meet their targets.
दिस कुड रिजल्ट इन सेल्स बीइंग मेड टू पुअर क्रेडिट रिस्क। तो बेसिकली क्रेडिट लिमिट्स जो है उसको अलॉट की जाएंगी जो हमें जो रीजनेबल कस्टमर भी नहीं होगा। Sales staff have discretion to grant sale discount to customer up to 10%. This could result in loss of the revenue as they may want unlisted discount simply to meet the target. यही बात हमने डिस्कस की थी। सारे के सारे डिस्काउंट क्या होने चाहिए, प्रॉपर्ली ऑथराइज होने चाहिए और उसके जो सारे प्री रिक्विजिट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। The discount granted by sales staff are not being reviewed and could result in authorized discount allowed. ये हमने कहा था क्योंकि अपने आप अपनी डिस्कशन के ऊपर कर रहे थे, उसके अंदर कोई रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था और दूसरा उनके साथ सेल टारगेट लिंक्ड है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। सेल्स स्टाफ आर एबल टू मेक चेंजेस टू द कस्टमर मास्टर डेटा फाइल, यही बात हमने की थी। इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड डिस्काउंट अलाउड टू दिस चेंजेस आर नॉट रिव्यूड। ठीक है जी, तो उसके प्रॉपर एक्सेस राइट्स होने चाहिए और उस मुताबिक ही काम होना चाहिए। देयर इज अ रिस्क दैट these amendments could be made incorrectly resulting in loss of sale revenue or overcharging of customer. In addition, sales staff are not senior enough to give access to the changing master file data as this could increase risk of the fraud. तो हमने ये भी डिस्कस किया था। अच्छा जी, आगे चलें। Inventory variability does not appear to be checked by the sale person at time of मौली साहब वाला पॉइंट, ये गुड पॉइंट जी आपका। मेरे मुताबिक ये नहीं बनता था, किसका था? दाऊद का था, हमजा का पॉइंट था। मैं तो मुझे क्यों नहीं लगता ये वाला इन्वेंटरी वाला पॉइंट जरूरी था, क्योंकि उसने वेयर हाउस डिपार्टमेंट को भेजा है, तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट का काम क्या है, यही तो चेक करना होता है कि भाई चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि बेशक उसको भेजा, उसको इन्वेंटरी को चेक करना चाहिए था। There is that the goods that there were no where goods are not available, the customer would not be made aware of this prior to placing this order, leading to unfulfilled order and the customer dissatisfaction, which would impact the company reputation. फिर आगे कहते हैं कस्टमर ऑर्डर्स आर रिकॉर्डेड ऑन 2 पार्ट प्री प्रिंटेड फॉर्म, 1 कॉपी इज लेफ्ट विद कस्टमर एंड 1 विद द सेल पर्सन। ठीक है जी, द सेल डिपार्टमेंट ऑफ एसी डज नॉट होल्ड दीज ऑर्डर सेंट्रली एंड हेंस वुड नॉट बी एबल टू मॉनिटर इफ। वही बात है ना कि उसने जो ऑर्डर बनाए थे उस ऑर्डर की कॉपी कहीं भी नहीं भेजी थी, तो जब किसी के पास भेजी नहीं है तो मुझे क्या पता है कि मैंने क्या भेजना है। वो क्या कर रहा था, वो सेल ऑर्डर की डिटेल ईमेल के थ्रू भेज रहा था। तो अब यहां पे हो सकता है कि गलत क्वांटिटी गलत क्वालिटी की चीज क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए। ठीक है, आगे कहते हैं जी there is that incorrect or insufficient details, नहीं द सेल कौन सा रह गया, कस्टमर ऑर्डर्स आर गिवन अ नंबर बेस्ड ऑन द सेल पर्सन ओन आईडी, हमने बात की थी कि वो नहीं होने चाहिए। दीज नंबर्स आर नॉट सिक्वेंशियल, without sequential number it is difficult to for HC to identify missing order and to monitor if all orders are being dispatched in timely manner leading to loss of the customer goodwill, ये बात हमने की थी जी। The sale person emailed the warehouse dispatch team with the customer ID and the sale order detail rather than a copy of the sale order itself and a pick list is generated from this, ये भी बात हमने की थी। There is a risk that incorrect or insufficient detail may be recorded by the sale person and this could result in incorrect order being dispatched। मैंने क्या कहा था कि सेल ऑर्डर पे डिटेल और आ रही है, ईमेल के ऊपर डिटेल और आ रही है, तो हो सकता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो ठीक तरीके से प्रोसेस ना हो और गलत चीज़ें डिस्पैच हो जाएं। Sequentially number good dispatch notes are completed and filed by the warehouse department. If the finance department does not receive a copy of GDN, they will not know when to raise the related sale invoice. This could result in goods being dispatched but not being invoiced, leading to loss of revenue. ये तो एक पॉइंट है सेल्स की रिकॉर्डिंग के हिसाब के साथ, लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को लिंक नहीं किया कि जाहिर बात है गुड डिस्पैच नोट तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट बनाया है, तो जब उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी है, जब उसका गुड्स को डिस्पैच करना है, गुड्स को प्रीमिसेस में से निकालना है, तो जब तक हमारे पास कोई बैक एंड पे सिक्योरिटी टीम के पास प्रॉपरली कोई GDN नहीं होंगे तो उस वक्त तक वो उसको इंश्योर नहीं कर सकते कि गुड डिस्पैच हुई है या नहीं हुई, या ठीक गुड डिस्पैच हुई है या गलत गुड डिस्पैच हो गई है। फिर कहता है द सेल पर्सन इज गिवन रिस्पांसिबिलिटी टू चेस कस्टमर डायरेक्टली फॉर पेमेंट वंस द इनवॉइस इज आउटस्टैंडिंग फॉर 90 डेज, 90 दिन के बाद हम उसको चेस करते हैं। दिस इज कंसिडरेबली इन एक्सेस ऑफ द कंपनी क्रेडिट टर्म ऑफ 30 डेज व्हिच विल लीड टू द पुअर कैश फ्लोस। ठीक है जी, तो ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। फर्दर एज अ सेल पर्सन हैव सेल टारगेट दे आर मोर लाइकली टू फोकस ऑन generating sale order rather than chasing the payments. This could result in increase in bad debts and record reduced profit and cash flows. ये पॉइंट उसने बेहतर बता दिया, ये हमने आइडेंटिफाई नहीं किया था जी वाला, ये आखिरी पॉइंट जो था ये हमने नहीं आइडेंटिफाई किया, उसने खुद आइडेंटिफाई किया जी। लेकिन एनी हो जी, तकरीबन 90% 95% जो हमने डिस्कशन की थी वही चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। समझ आ गई है? पक्की बात करनी है, समझ आ गई है? किसी का कोई इतराज़, कोई इशू?
मुश्किल तो नहीं था। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की समझ आई आपको कि क्वेश्चन किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से रीड करते हैं। पहली दफ़ा सवाल पढ़ा था तो मेरे से भी 2 पॉइंट मिस हो गए थे, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ा है तो वो दोनों पॉइंट ऐड हो गए, उसके बावजूद 1 पॉइंट मिस हो गया। ठीक है, तो लेकिन एटलीस्ट अगर आप इस तरीके से लेके चलेंगे तो बड़ी उम्मीद है आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपने ये 15 नंबर का तो होना चाहिए, 12 से 15 नंबर का। ये भी अच्छा सवाल लग रहा है, ये भी SCCA की है सवाल मेरा ख्याल है। ये किसी बुक में से उठाया है या ऑनलाइन उठाए हैं क्या यार? ऐसे ना अब्दुल्ला के लिए जो है ना, अब्दुल्ला बड़ी मेहनत करता है यार, चीज़ें जो है ना रिसर्च करके चीज़ें चीज़ें ले आता क्लास के अंदर। मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि जो है ना मैं रिसर्च कर सकूँ चीज़ों के ऊपर। गुड यार अब्दुल्ला। फिर अगेन, और ये देखिए ये वो सवाल लेके आया है जो बड़े मुश्किल सवाल है, इतने आसान नहीं है। आप ये ले जाएं सवाल, अपने दोस्तों को दें, कहीं अटेम्प्ट करें, कहीं उनको अटेम्प्ट करें ये वाले, और ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा पार्ट मैं इसकी करता हूँ यहाँ पे रीडिंग रिक्वायरमेंट की, और आपको भी मैं ये बताऊँगा, आप लोगों ने भी इसको अटेम्प्ट करना होगा जी। बेटा ये द कंपनी कंट्रोल आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 7 डेफिशिएंसी इन द सेल सिस्टम। 7 डेफिशिएंसी निकालनी है आपने, ऊपर वाले केस में तो बहुत ज़्यादा निकाल ली थी ना। प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू एड्रेस ईच ऑफ दी डेफिशिएंसी, और आपने सारा रिकमेंडेशन देनी है कि उसको किस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन है दी हमबर्ग सेंट्स मैन्युफैक्चर एंड सेल लग्जरी टॉयलेटरीज। They have been trading for over 20 years and the company year ending is 30th September 2014। मैं बेटा पढ़ दूंगा एक दफ़ा सवाल, मैं बीच में से ना वो जो इश्यूज होंगे वो आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। Humbert sells product to trade via its own website. This represents 60% of the revenue. Remaining revenue is generated by the contract to supply toiletries to the hotels. Below is the description of the sales system। अब यहाँ पे उसने जो है वो पहला होटल का रेवेन्यू के बारे में बात कर दी जी। The hotel revenue is made up of 4 key customers. Humbert has one sale clerk brand who maintain all aspects of the revenue stream. Brand receive customer orders, raise sale invoices and process payments. In raising invoices, बेटा आपने खुद करना है, ये मैं से पढ़ रहा हूँ। In raising invoices, the sales system automatically insert the online trade customer price for the product. However, each hotel customer has contracted price which are lower than the online price and hence Brenda manually added the invoices prior to dispatch। ठीक है जी, मैं ना ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपने 2 की जगह 4 इशू निकाल लेने यहाँ पे। पढ़ के नजर आ रही है ना चीज़ें? देखिए अब इसके साथ फ्लो चार्ट अब कितना हेल्प आउट कर रहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी होनी है तो फिर ये काम होना है। तो ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इसने काम करना है, ये इसने करना है, वो सारी चीज़ें आपकी लिंक हो रही हैं। ठीक है जी, यहाँ पे बहुत इश्यूज हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, काफ़ी सवेयर इश्यूज हैं, तो आपने सारे इश्यूज को डॉक्यूमेंट करना है, लिखना आना चाहिए। ऑनलाइन रेवेन्यू क्या कहता है जी? न्यू ट्रेड कस्टमर्स आर सेट अप इन द सेल लेजर मास्टर फाइल अपॉन पासिंग सूटेबल क्रेडिट चेक्स and a credit limit is set at the stage by the finance director. Customer place online order up to their preset credit limit. They receive an email confirmation and the sale order interface into the dispatch system. The order number is linked to the customer account number. Goods are dispatched daily with a good dispatch note which is reference to sale order number but are not sequentially numbered. Humbert used dispatch goods via a reliable national courier company. However, to reduce costs, they have changed to cheaper local courier and some orders have been delivered to the customer late. ठीक है जी। Trade customer sale invoices are automatically generated by the sales system on the online order is placed. On the day the online order is placed, the customers sale invoices are automatically generated by the system on the day the online order is placed. Important बात है ये। The price are inserted in accordance with the website rate. Occasionally, Humbert make special offer or discount sale. When this occurs, the master data has to be amended to ensure that the correct prices are used in the invoices. The task is usually performed by senior sale ledger clerk. ठीक है जी।
रेवेन्यू एंड रिसीवर रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या कहते हैं, ऑन मंथली बेसिस स्टेटमेंट्स आर सेंट टू होटल कस्टमर, ए नंबर ऑफ ट्रेड कस्टमर्स एंड हैव बीन रिक्वेस्टिंग मंथली स्टेटमेंट एंड Humbird is considering this request. The company only reconcile sale ledgers. The company only reconcile sale ledger. Only reconcile sale ledger. Control account at the end of the September in order to verify the year-end balance. Or sale ledger control account at the end of the September in order to achieve year-end balance. तो हर साल के अंदर एक दफ़ा करते हैं. Identify and explain 7 deficiencies in the sales system. Provide a recommendation to address each of these deficiencies. जी आप ज़रा क्वेश्चन को पढ़ें आप खुद और इसके अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जी आप खुद. हाईली इजी क्वेश्चन है, 7 की जगह 10 चीज़ें निकलती हैं जी. पढ़ें जी और पढ़ के आपने खुद अटेम्प्ट करना है क्योंकि अभी टाइम भी कम है. तो जी आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है जी खुद. जी क्वेश्चन पढ़ना आपने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपने मुझे इसका आंसर ग्रुप के अंदर ना भेजें, मुझे इन पर्सन भेज दें बेशक, कोई मसला नहीं. कहाँ तक पढ़ लिया आपने? यहाँ पे वैसे कितने इशूज हैं? एक सेग्रीगेशन ड्यूटीज का इशू है, दूसरा वो सर ऑनलाइन वो प्राइसेस उसको एलोकेट कर रहे हैं. ये होटल तो है ही हमारा ऑनलाइन के अलावा दूसरा उसके बाद सेल्स आता है ऑनलाइन ट्रेड कस्टमर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट. ठीक है. प्राइसेस वो ऑनलाइन लाते हैं लेकिन वो है इनवाइस को मैनुअली एडिट भी कर रहा है, तो मैनुअली एडिट तो होनी नहीं चाहिए. तो इसका मतलब कोई हमारा डाटा के जो मास्टर फाइल उस पर कंट्रोल ही नहीं है और चेंज को कोई रिव्यू ही नहीं करता. और इसके अलावा और प्राइसेस उनकी वैसे कम है ऑनलाइन से. क्या चीज़? कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस कम है लेकिन वो ऑनलाइन की बेसिस पे उनकी प्राइसेस करता है. नहीं, यहाँ पे तो बेसिकली however each hotel customer has contracted price which are lower than the online price and hence Brenda manually added the invoices for prior. सर उनकी प्राइसेस प्राइसेस कम किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कम किए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है? कॉन्ट्रैक्ट भी खुद ही कर रहा है. तो अनऑथराइज प्राइस जो है वो प्राइस को कोई अथोराइज नहीं कर रहा, प्राइस को कोई चेक नहीं कर रहा. उस्मान समझ आइए क्या बात हुई है? किधर गया ये चुहारा? ये कौन सा चुहारा था? हाँ बिशवारे, हाँ यही था, यही था. हाँ तुम पहले मैं 6 महीने से गला खराब है सर. ये चुहारा था ना? कंफर्म बात है यही था. हमारा मैं जानता हूँ, मैं ये चारों को उठा दूंगा. बताओ कौन था? ये खुद ही था. तुम थे? बाकी तुम थे? नहीं सर ये तो नहीं था. अच्छा जी, याद तक बात समझ आ गई आपको या नहीं आई? पर सर जो मतलब अब उन्हें जरूरत अगर किसी बंदे की, ये तो खैर ठीक है कि दो एफिशिएंसीज हैं, पर वो अक्सर बिजनेस से कोई बंदा रखते हैं, मतलब इतनी जरूरत नहीं है तो एक ही बंदा है. जब बिजनेस छोटा होता है, जब बिजनेस बहुत स्मॉलर एंटिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे स्मॉलर एंटिटीज़ के लिए ये चैलेंजेस होते हैं. तो स्मॉलर एंटिटीज़ में कंट्रोल हमेशा इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि जो सेंट्रलाइज पावर होती है वो किसके पास होती है? सीईओ के पास. और कस्टमर किसके होते हैं? सीईओ के अपने जानने वाले होते हैं, जो मालिक होते हैं उनको जानने वाले होते हैं. वो उनके साथ ऑलरेडी प्राइस एग्री कर चुके होते हैं. वहाँ पे कंट्रोल डेफिशिएंसी नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? जो नीचे वाला बंदा है उसके हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं है.
वो सिर्फ एक कंट्रोल ऑपरेट कर रहा है सिर्फ बुक्स में दिखाने के लिए। एक्चुअली कौन है पीछे? सीईओ है। मैंने एक लिस्टेड कंपनी देखी थी जिसमें एक बॉल पॉइंट सीएफओ को जो मिलती थी ना, वो कौन देता था? सीईओ ऑफ द कंपनी देता था। बिलियनियर कंपनी थी। अगर एक डायरी लेनी है तो वो किसने देनी है? सीईओ ने देनी है। 5 रुपये का एक्सपेंडिचर करना है वो भी किसने अप्रूव करना है? सीईओ ने करना है। तो फिर वो जिससे लोग बैठे हैं उनका क्या काम है? सिर्फ कंट्रोल को बुक्स के अंदर मेंटेन करना। नहीं, वन मैन शो है, एक ही बंदा सारा कुछ कर रहा है, मालिक है खुद ही कर रहा है, तो अल्टीमेट बिजनेस के अंदर किसी एक पॉइंट पे जाके स्टक हो जाएगा। मतलब जैसे हम छोटा बिजनेस है, उन्होंने बस एक ही अपना वर्कर रखा हुआ है, अब वो ही सारे काम कर रहा है, ऑर्डर ले भी रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है। यार ये बड़ी कंपनी है, ठीक है, ये वर्ल्ड चेन लग रही है। अगर छोटा बिजनेस हो तो इनवॉइस रेज हो रही है, सेल सिस्टम से इनवॉइस भी ऑटोमेटिकली रेज हो रही है, उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। नहीं नीचे वो ऑटोमेटिकली हो रही है, लेकिन उसको प्रायरली अमेंड भी कर देता है। वो अमेंड तो उनको कर रहा है ना जो होटल वाली हैं। नहीं देखो, गौर से पढ़ो। और ईच होटल कस्टमर हैज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस व्हिच आर लोअर देन द ऑनलाइन प्राइस, हेंस ब्रांडा मैन्युअली एडेड द इनवॉइसेस प्रायर टू डिस्पैच। इसकी बात नहीं कर रहा, वो ऑनलाइन रेवेन्यू में बात कर रहा है। अच्छा, ऑनलाइन में तो अभी मैं आए नहीं। इसके ऊपर एक लाइन है, नहीं जो आपने भी लाइन पढ़ी इसके ऊपर बिल्कुल लाइन। ब्रांडा रिसीव कस्टमर ऑर्डर, रेज सेल इनवॉइसेस एंड प्रोसेस पेमेंट इन रेजिंग इनवॉइसेस द सेल्स। नहीं तो बेटा वो सेल सिस्टम तो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन मैं मैनुअली चेंज कर देता हूँ ना इनवॉइस को जब प्रिंट करता हूँ तो। या बल्कि नहीं, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम, मैं तो हो सकता है कि इनवॉइस की डिटेल को वहीं पे चेंज कर रहा हूँ, यानी कि उसने रेट सेलेक्ट किया खुद ऑटोमेटिकली, उस रेट को चेंज करने की पावर मेरे पास है सिस्टम के अंदर। फॉर ऑनलाइन रेट आया $20 पर डे, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 15 का, तो मैं 20 को 15 कर सकता हूँ। तो ये सिस्टम के मास्टर डेटा को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसका मतलब हुआ। भाई देना उनका सिस्टम का ही मसला, मतलब उधर रेट लग रहा है ऑनलाइन वाला, हाँ। लेकिन उनका रेट जो मैनुअल को देता है फिजिकल वालों को, वो कम देते हैं। हाँ तो क्या ये है? होटल जो रेवेन्यू तो फिजिकल रेवेन्यू है, तो ऑनलाइन दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकता है? हो सकता है कि जो ऑनलाइन है वो भी डिस्काउंट वहाँ पे देते हो, या हो सकता है कि जो लोकल हमारा रेवेन्यू है उसके अंदर भी हम प्रॉब्लम कर लेते हो, जानबूझ के प्राइसेस कम कर देते हो। सर ये जो लाइन है, कौन सी? लाइन आना शुरू हो रही है, इन रेजिंग इनवॉइसेस, इन इसके ऊपर सर इन रेजिंग इनवॉइसेस। हाँ, सर बस इस लाइन प्रोडक्ट्स में क्या मतलब है? ये आप प्रोडक्ट in raising invoices sales system automatically insert the online trade customer price for product। यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, ये ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? however each hotel customer has contracted price which are lower than the online price and hence Brenda manually added the price invoice prior to dispatch। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सिस्टम की इनवाइस है इसको चेंज करने के राइट किसके पास मौजूद हैं? ब्रेंडा के पास है। ये बात हो रही है। न्यू कस्टमर्स, ये कल लो यार, डिस्कस करके चलते हैं। निकल नहीं। New customers are set up in the sale ledger master file upon passing suitable credit checks and the credit limit set at the stage by the finance director। तो finance director को क्या पता है कि कितनी क्रेडिट लिमिट देनी है उसकी? He is not a suitable person। इसको प्रॉपरली चेक्स के थ्रू रिकमेंडेशन की बेस के ऊपर जो है वो प्राइस सेट करनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से कोई क्रेडिट लिमिट सेट कर देनी है। कस्टमर प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर अप टू देयर प्री सेट क्रेडिट लिमिट, they receive an email confirmation of the sale order interface into the dispatch system। The order number is linked to the customer account number। Goods are dispatched daily with a good dispatch note which is reference to the sale order number but are not sequential number। तो वो सेल ऑर्डर आपके सिक्वेंशली नंबर नहीं होते, तो प्रॉब्लम होती है कि आप ऑर्डर्स को ट्रैक नहीं कर सकते, आप उनको ढूंढ नहीं सकते, डुप्लीकेट हो गया उसको नहीं चेक कर सकते, कोई मिस हो गया उसको नहीं चेक कर सकते आप। Hamburg Jute dispatch goods via reliable national courier company। However, to reduce cost, they have changed to cheaper local company courier and the orders have been delivered to customer late। तो हो सकता है कि आपकी कंपनी को रिप्यूट खराब हो जाए, हो सकता है कि अगर आप पेरिशेबल नेचर की कुछ चीज़ें आप भेज रहे हैं तो वो खराब हो जाए, उसके अंदर एनआरवी लॉस आ सकता है आपका, आपकी इन्वेंट्री खराब हो सकती है, तो ये बाकी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे लिंक हो सकती है। The sale messages are automatically generated by the system on the day online order is placed। जिस दिन ऑर्डर प्लेस हो तो उस दिन इनवाइस जनरेट नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि आप अपना रेवेन्यू उस दिन पे रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस दिन के ऊपर आपका सेल ऑर्डर बुक होता है। हमें डिस्पैच पे करना चाहिए, जो भी रेवेन्यू की पॉलिसी है उसके हिसाब से करना चाहिए। द प्राइसेस आर इंसर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द वेबसाइट रेट। प्राइस जो होती है वेबसाइट रेट के मुताबिक आ जाती है। ओकेजनली Hamburg मेक स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट सेल। व्हेन दिस अकर द मास्टर फाइल डेटा हैज टू बी मेंट टू इंश्योर दे करेक्ट प्राइसेस आर यूज्ड इन द इनवॉइसेस। तो बात यह है कि अगर हमने किसी को डिस्काउंट देना है या कोई हमने ऑफर देनी है तो उसको मास्टर डेटा में चेंज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्पेशल ऑफर के थ्रू आप उस इनवॉइस के ऊपर सिर्फ शो कराए। अब अगर मास्टर डेटा के थ्रू मैं चेंज करता हूं तो हो सकता है कि बाकी चेंजेस भी हो जाए, और हो सकता है कि अनऑथोराइज चेंज होकर वहां पे चीज़ों को प्राइसेस को जानबूझ के कम कर दिया जाए या उसको डिस्काउंट दे दिया जाए जिससे कंपनी को लॉस ऑफ रेवेन्यू या प्रॉफिट का लॉस मौजूद हो।
ठीक है जी। दिस टास्क इज यूजुअली परफॉर्म बाय सीनियर सेल लेजर क्लर्क, और जो मास्टर डेटा को चेंज कर रहा है बंदा, वो सिर्फ एक बंदा कर रहा है, उसके काम को कोई रिव्यू और ऑथोराइज नहीं कर रहा। फिर आगे रेवेन्यू रिसीवेबल के रिकॉर्ड हैं। ऑन मंथली बेसिस स्टेटमेंट आर सेंट टू द कस्टमर। A number of trade customers have been requesting monthly statement. Hamburg is considering this request. The company reconciled the sale ledger control account at the end of the September to verify the year-end balances. तो यहाँ पे कहता है कि हम मंथली बल्कि नहीं भेजते, बल्कि हम उनको एनुअली भेजते हैं। तो ये अकाउंट स्टेटमेंट या अकाउंट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कब जानी चाहिए? हर महीने के एंड पे जानी चाहिए। तो यहाँ पे मंथली वाला आपका इशू है, आप मंथली अपनी स्टेटमेंट्स को नहीं भेजते। आप इसका आंसर जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आंसर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्लास कंक्लूड करते हैं। सिर्फ ना हम इसके ना वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Brenda sales clerk receive customer order, raise sale invoices and process payment for hotel customer. There is a lack of segregation of duties and lead to the fraudulent transactions. Hotel customer have contracted sale prices. However, as online trade prices are automatically loaded into the system, Brenda has to manually amend the invoices. This is significantly increase the risk of error, as if Brenda incorrectly increase the sale prices, then this can lead to the loss of customer goodwill, and it will, if they are too low, the result of in loss of revenue for the Hamburg. और हमने जो तीसरा लिंक किया था वो भी हमने यहाँ पे उसका जो सिस्टम के चेंज करने का हमने बात की थी कि मास्टर डाटा की एक्सेस है, उसके काम को कोई रिव्यू नहीं कर रहा, वो भी यहाँ पे कंट्रोल डेफिशिएंसी है। Credit limits are determined by finance director when a new trade customer is set up in the system. However, these limits could be out of date, resulting in limit being too high and sale being made to poor credit risk are too low and Hamburg losing potential revenue. ठीक होगी जी बात। तो क्रेडिट वाली बात शुरू आ गई जी। Customer orders and goods dispatch notes are given a number based on the customer account number and order number. These numbers are not sequential. Without sequential number, it is difficult for Hamburg to identify missing orders and to monitor if all orders are being dispatched in a timely manner, leading to loss of the customer goodwill. ठीक है जी, ये भी हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद उसकी जो Hamburg has changed from reliable national courier company to the cheap local carrier. As a result, some orders may have been delivered. There is the order may be loss, resulting in loss of revenue for Hamburg, or orders arriving late than normal, which would lead to the loss of customer goodwill. इसके साथ एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी कोई इन्वेंट्री पेरिशेबल नेचर की है तो हो सकता है कि वो इन्वेंट्री भी हमारी खराब हो जाए और हमारी NRV लॉस का भी रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। The customer sale invoices are automatically generated by the system at the same time the online order is placed. However, if the goods are not dispatched straight away, then customer could be invoiced in advance of receipt of the goods. This is likely to lead loss of customer. ये गलत उसने वैसे बात की और सारी बातों को एक तरफ ही लिंक कर रहा है। मेरे मुताबिक ये है कि अगर हम उसकी इनवाइस उसी दिन पे जनरेट कर देंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा तो अभी गुड्स के रिगार्डिंग हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ही नहीं हुई, और अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हमारा रेवेन्यू क्या है, ओवरस्टेटेड है। ठीक हो गया जी। आगे कहते हैं इफ Hamburg makes special offers or discount sale, the master file of for sale prices is amended by senior sale ledger clerk. There is a risk that this amendment could be made incorrectly, resulting loss of sale revenue or overcharging of a customer. In addition, sale ledger clerk, although senior, is not senior enough to give access to the change master files, as this could increase the risk of fraud. और यहाँ पे उसके काम को कोई रिव्यू नहीं कर रहा, वो भी हमने यहाँ पे रिस्क देखा था। Monthly statements are not sent to customer. If statements are not sent regularly, this increases the likelihood of error and dispute invoicing not being quickly identified and resolved by the Hamburg. The sale ledger control account is only reconciled at the end of September in order to verify the year-end balance. If the sale ledger is only reconciled annually, there is a risk that errors will not be spotted promptly. ठीक हो गई बात। ये हमने से ज़्यादा वैसे चीज़ें हमने डिस्कस की थी जितनी हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। एनी क्वेश्चन जी? नो क्वेश्चन? ले जी अपनी क्लास को यहाँ पे हम फिर कंक्लूड करते हैं।